दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। आज हम सीटेट का सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। सीटेट का सॉल्व पेपर है जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है और यह फरवरी 2016 का है। फरवरी 2016 में 21 फरवरी 2016 को यह परीक्षा हुई थी और इसमें का हम 30 गो जो है बाल विकास का प्रश्न लेकर आए हैं। इसका पूरा विश्लेषण करेंगे और आप लोग ध्यान से सुनेंगे और यह जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जब प्रीवियस ईयर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आने वाले परीक्षा में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए है, पेपर 1 है, जैसा कि देख रहे हैं। भाग 1 है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। मैंने इसमें कह रहा है कि अपने सोच में, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन अगर लाना है, बदलाव लाना है, तो शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, ध्यान से सुनेंगे, बड़ा अच्छा है। सीटेट में क्या होता है कि चारों ऑप्शन लगता है कि एक ही होगा, लेकिन वो होता नहीं है। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। अच्छा, तो आगे कहता है कि बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो आप ध्यान रखिए, निगेटिव टैगवर्ड जनहित आता है, हतोत्साहित, डांटना, याद करना, पुरस्कार देना, ये सब क्या है, निगेटिव टैगवर्ड है। इसलिए ये इसको तो देखिए कि काट दीजिए। इसमें क्या कहता है, बच्चे को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना। बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है, न कि हतोत्साहित किया जाता है। ये ऑप्शन तो होगा नहीं। आगे है, तीसरा है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। चौथा है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करना चाहिए। तो शिक्षार्थी या विद्यार्थी जो होता है उसमें अवधारणात्मक परिवर्तन तभी आ सकता है जब हम उसके साथ चर्चा करेंगे और उसको अवसर देंगे। तो चर्चा करने वाला या अवसर देने वाला जो भी ऑप्शन होगा वह सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के द्वारा जो है किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो पहला प्रश्न हो गया। आगे अब आते हैं, दूसरा प्रश्न कहता है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है, हम आपको बताए हैं पहले ही कि याद करना, प्रत्यास्मरण जो होगा वो सब नकल करना, ये सब क्या होगा, गलत टैगवर्ड होता है। इसलिए इसको देखते ही आप काट दीजिएगा। तो आप खुद आंसर हमको बताइएगा। देखिए इसमें कह रहा है, पहला याद करना, प्रत्यास्मरण, सुनना। अच्छा, आगे है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। तीसरा है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। चौथा है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि याद करने वाला क्वेश्चन देखिए कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो क्वेश्चन यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जनाइते आएगा, जैसी आएगा क्या, याद करना, प्रत्यास्मरण करना, ये सब एक ही बात है, रटना, ये सब एक ही बात है। तो इस सब निगेटिव टैगवर्ड है, इसको सीधे काट दीजिए। तो ये आंसर इसका नहीं होगा। दूसरा है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। नकल करना जो है, अनुकरण करना सही बात है, लेकिन इसमें नकल करना लिखा हुआ है, तो नकल हम नहीं कर सकते हैं। नकल करना निगेटिव टैगवर्ड है, तो इसको देखते ही काट सकते हैं, तो इसको काट दीजिए, ये भी नहीं होगा। तीसरा है जांच पड़ताल करना तथा प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। हाँ, ये हो सकता है। फिर भी अगला क्वेश्चन में कह रहा है नकल करना, तो ये नहीं होगा। तो जांच पड़ताल हम कर सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं और वाद विवाद में हम बच्चे को शामिल कर सकते हैं। और वाद विवाद यानी संवाद जब होता है उसमें अगर हम शामिल करते हैं तो बच्चे किसी भी चीज़ में सक्रिय हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, ऑप्शन नंबर 3, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। आगे है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। अब सृजनशील वर्ड सुनकर बहुत डरने लगता है। सृजनशील का अर्थ होता है ज्ञान में बढ़ोतरी करना, हासिल कर लेना। सृजन न करता, कोई सृजन कर लिया है, कुछ इकट्ठा कर लिया है, हासिल कर लिया है। तो बच्चे कब हासिल करते हैं, कब सृजनशील होते हैं, बच्चे कब अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं, जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कैसी गतिविधि में, तो इसमें देखिए पहला गतिविधि है कि शिक्षक की डांट से बचने के लिए। अच्छा, डांटना शब्द
यह निगेटिव है, इसलिए जो ही डांटना है या कुछ है तो उसको क्या करना है, काट देना है, ये होगा नहीं। दूसरा है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, दबाव भी तो दिख रहा है, निगेटिव टैग वर्ड है, तो डांट है, दबाव है, तो ये हो गया गलत, निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। तीसरा कहता है अपनी रुचि से, और चौथा है कहता है पुरस्कार देना। इस चारों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑप्शन है तो अपनी रुचि से, क्योंकि विद्यार्थी की जब तक रुचि नहीं होगी, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं, शिक्षार्थी जो होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं, और अपनी रुचि के अनुसार जहाँ उसकी भावनाओं का कदर नहीं होता है वहाँ पर बच्चे रहना नहीं पसंद करते हैं, कुछ सीख नहीं सकते हैं, सृजन कर नहीं सकते हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा अपनी रुचि से, अपनी रुचि से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी रुचि से। क्वेश्चन नंबर 3, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, देखिएगा, अब है एक प्रश्न है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक के द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। अब बताइए बहुभाषिकता क्या है। बहुभाषिकता है कि एक ही जगह पर अनेक भाषाओं का मिलना, एक ही जगह पर अनेक भाषाओं का सम्मान होना। तो यहाँ पर कहता है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। समावेशी शिक्षा जो होता है, क्या समावेशी कक्षा ऐसा होता है जिसमें अनेक प्रकार की भाषा के लोग होते हैं, और भारत में ऐसा ही कक्षा अधिकतर होते हैं। अब मान लेते हैं कोई इंग्लिश बोलने वाला है और हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम उसको हटा देंगे? नहीं, उसकी भाषाओं का सम्मान करते हुए अपनी भाषा से जोड़ेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी कक्षा या बहुभाषिकता कहते हैं। तो बहुभाषिकता जो है अधिगम, अधिगम यानी सीखने का एक क्या है, संसाधन होता है। बहुभाषिकता क्या होता है, अधिगम का एक संसाधन होता है। न समस्या होता है, न बाधा होता है, न परेशानी होता है। तो इस ढंग से देखिएगा, ऐसा जो हम बोल रहे हैं इस प्रश्न में अपने आप मिल जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप देखते ही जो है इसे टिक कर दीजिएगा। अब कहता है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं जो होती है बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। पहला है इसमें परेशानी, दूसरा है समस्या, तीसरा है संसाधन, चौथा है बाधा। परेशानी हम पहले ही बता दिए, न परेशानी होगा, न समस्या होगा, और न बाधा आएगा। और बहुभाषिकता से और समावेशी शिक्षा से प्रश्न हर बार आते ही हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा संसाधन है, क्योंकि बहुभाषिकता क्या है, सबसे बड़ी संसाधन है, न समस्या है, न परेशानी है, न बाधा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि शिक्षार्थी या विद्यार्थी, देखिएगा अधिगमकर्ता भी उसी को कहते हैं, शिक्षार्थी भी उसी को कहते हैं, विद्यार्थी को उसी को कहते हैं, छात्र भी उसी को कहते हैं। बहुत सारे लड़का जो होते हैं ना, ये सब समझते हैं कि भाई शिक्षार्थी हम पढ़े थे, इसमें अधिगमकर्ता कहाँ से आ गया। तो अधिगमकर्ता भी वही होता है, शिक्षार्थी भी वही होता है, बाल भी वही होता है, छात्र भी वही होता है, छात्रा भी वही होता है। उसी को शिक्षार्थी भी कहते हैं, अधिगमकर्ता भी कहते हैं, विद्यार्थी भी कहते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि गलती और त्रुटि के विषय में है, तो इसके विषय में हम पहले बता देते हैं, तब प्रश्न पढ़ेंगे। गलती और त्रुटि जो है ना, अधिगम का एक अभिन्न अंग होता है। गलती करना या त्रुटि करना अधिगम का क्या होता है, एक अभिन्न अंग होता है। बच्चे हैं तो गलती करेंगे ही, त्रुटि करेंगे ही, त्रुटि तो होता ही है, लेकिन उसमें सुधार किया जा सकता है। तो इसमें हम इसको परेशानी नहीं मानेंगे, उस पर दबाव नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं कि त्रुटि कर रहा है तो इसको हम कक्षा से निकाल देंगे, ऐसा नहीं कि त्रुटि कर रहा है तो उसको बार बार उसकी निंदा करेंगे, उसकी भर्त्सना करेंगे, उसकी शिकायत करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसा कोई भी आएगा, ऐसा नहीं है कि वह त्रुटि कर रहा है तो वह कभी सफल नहीं होगा, वह सफल हो ही जाएगा। तो ऐसी अगर आता है ऐसा, तो उसे क्या है, निगेटिव मानेंगे, गलत जो भी आएगा उसमें। और उसको कमज़ोर नहीं करना है, डांटना नहीं है। गलती करेंगे, कहें ना कि गलतियाँ जो है अधिगम का एक अभिन्न अंग होता है, उसमें हम सुधार लाने का प्रयास करेंगे, ना कि उसको डांटेंगे, मारेंगे और कहीं भगा देंगे। ऐसा निगेटिव आए तो उसे गलत ऑप्शन मानेंगे। और चलिए अब प्रश्न को पढ़ लेते हैं, देखिए। और इसमें 5वां क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियां, मान की गई जो गलतियां और त्रुटियां क्या होती है। इसमें ऑप्शन कह रहा है, देखिएगा आपको हंसी भी आएगी कि देखिए कितना जो है अच्छा ऑप्शन रहता है। इसमें देखते ही जो है, अगर सही से ध्यान दिया जाए तो देखते ही इसको सही उत्तर लगा सकते हैं। अब देखिएगा इसमें कह रहा है पहला कि बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर है। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि गलतियां कर रहे हैं तो बच्चा कमज़ोर होगा, चाहे जो गलतियां नहीं करता है वह उत्कृष्ट होगा, ऐसा नहीं है। अब आगे कहता है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक यानी प्रतीक है। हम पहले ही बता दिए हैं कि गलतियां जो है अधिगम का एक अभिन्न अंग होता है, एक जरूरी अंग होता है, इसलिए बच्चे गलती करेंगे ही। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है, ऐसी बात नहीं है। आगे है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए।
और चौथा है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। कठोरता शब्द जनाइती आता है, दबाव वाला बात हो जाता है, तो ऐसा कठोरता से हम बच्चों के साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, चौथा ऑप्शन भी गलत होगा। तो इसका सही आंसर होगा उनके तीसरा ऑप्शन है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। आगे है, अब आते हैं छठा क्वेश्चन है, तो इसमें है, इस सिद्धांत पर आधारित है। तो सिद्धांत पर आधारित है, इसमें कह रहा है कि डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यह जो है पियाजे महोदय ने बोला था। पियाजे का कहना था कि बच्चा क्या होता है, एक नन्हा वैज्ञानिक होता है और सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पियाजे। अब देखिएगा, इसका 7वां प्रश्न है कि बाल केंद्रित, देखिए पहले जो था शिक्षा का केंद्र बिंदु अध्यापक हुआ करता था, यानी शिक्षक हुआ करता था, और जो है बालक जो है केंद्र में नहीं होता था। लेकिन अब आधुनिक युग में बालक को केंद्र माना गया है, यानी मुख्य माना गया है। बालक को केंद्र में रहकर ही उसे अधिगम कराया जाता है, उसकी शिक्षा दिया जाता है। और शिक्षक जो है परिधि हो सकते हैं, केंद्र नहीं होते हैं। तो बीच में मुख्य जो होता है, मुख्य रूप से जो होता है वह बालक को ही माना जाता है। तो इसमें क्या कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है। अब देखिएगा, ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, तो बच्चों को तो नैतिक शिक्षा देना चाहिए। लेकिन इसमें कहे ना कि सीटेट में कई ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक होता है उसी को टिक किया जाता है। तो बच्चे को नैतिक शिक्षा देना चाहिए, ये सही बात है, बच्चे को हम नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं कि बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। हाँ, अनुकरण करना भी होता है, ये भी सही बात है। लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। और चौथा कहता है कि बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना। ऐसा नहीं है, पूर्ण रूप से अगर उसको हम स्वतंत्र कर देंगे तो वह क्या करेगा, हमारे सिर पर चढ़ जाएगा, हमारी बात को वह नहीं मानेगा, और तो हम उसे सही से शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भी देना सही बात नहीं है। तो यह ऑप्शन भी गलत होगा। और इसमें सबसे सटीक और अच्छा ऑप्शन लग रहा है इसमें ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की अभिव्यक्ति, माने वो अपना विचार व्यक्त करने की इसको स्वतंत्रता है। कहे ना कि जिस कक्षा में बच्चे की भावना का कदर नहीं होता है और लगता है कि नहीं उसके साथ अपमानित हुआ है, तो वह और अपना बात रखने का अधिकार जहाँ पर नहीं होता है, बच्चे वहाँ पर टिक नहीं पाते हैं और वह सही से किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बच्चे को स्वयं की अभिव्यक्ति, अपना विचार व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए और सक्रिय रूप से भागीदारी। सक्रिय जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसी में अगर आता निष्क्रिय तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। हम उम्मीद करते हैं कि यह 7वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में। अब बताइए, जटिल परिस्थिति माने विकट परिस्थिति, न कहता विकट संकट आ गया, तो जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक जो है बच्चों की सहायता कर सकता है। किस रूप में कर सकता है, इसमें देखिएगा, इसमें कह रहा है कि प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। ये तो लुभावने वाली बात है। अगर पुरस्कार से बच्चा सीख जाता तो सबको पुरस्कार दे देता और सब सीख जाता, ऐसा बात नहीं है। तो ये अब आगे वाला देखते हैं कि कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीख सके। अब बताइए, जब हम उसको कोई सहायता नहीं देंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। उस पर एक भाषण देकर। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अब बताइए, आप ही कि जब काम करते हैं और जब बड़ा कार्य होता है तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में अगर बांट देते हैं तो वह कार्य क्या होता है, आसान हो जाता है और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी हो जाता है। अब बताइए, एक आदमी को अगर बड़ा कार्य दे दिया जाए तो वह क्या है, संकट में पड़ जाता है और विकट परिस्थिति को झेल नहीं पाता है। लेकिन उसी काम को छोटे छोटे हाथों में बांट कर अगर उसको दे दिया जाता है तो वह क्या करता है, काम को आसानी से संपादित कर लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करेंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। अच्छा बताइए, कितना भी तेज विद्यार्थी होगा, हम जैसे पढ़ा रहे हैं बच्चे को उसी रूप में वह
प्रस्तुत कर देंगे, ऐसा संभव हो नहीं सकता। उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हो जाएगा। वह जिस रूप में ग्रहण किया, उसको जो अनुभव होगा उसी अनुभव आधार पर वह प्रस्तुत करेगा। ऐसा नहीं कि हम जैसे बोल रहे हैं हूबहू उसमें एक भी वर्ड नहीं छूटे और ऐसा प्रस्तुत कर देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये जो हमारी बात जो है सुना है उसको वह बोलेगा, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर अपने लैंग्वेज में वह बोल सकता है। लेकिन हूबहू पुनः जैसे मैं बताया हूँ, जिस वर्ड का प्रयोग मैं किया हूँ सेम वैसा ही करेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है इसका कि अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। दूसरा कह रहा है कि एक प्रभावी आकलन युक्ति है, यह प्रभावी आकलन युक्ति है। आगे है तीसरा कह रहा है कि समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं माने और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित कभी नहीं कर सकते हैं। ज्ञान अगर जो सीखे हैं उसको पुनः ज्यों के त्यों दूसरा का नकल करके जैसे बोला है वैसे आप कभी नहीं बोल सकते हैं। चौथा ऑप्शन है कि अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जहाँ पर हम जाएंगे सब कुछ को हम रिकॉर्डर लेकर जाएंगे और रिकॉर्ड करते रहेंगे, ये सब गलत टैग वर्ड है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, यह समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करता है। हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर वह बोलेगा, लेकिन ज्यों का त्यों ज्ञान को जैसे सुना है वैसे ही तो नकल करना हो गया, ऐसा नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है इसका। आगे है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बड़ा शानदार प्रश्न है यह। देखिएगा, जब शिक्षार्थियों को बहुत समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है। अब बताइए, बच्चे समूह में सीखते हैं और सीखने का अवसर अगर उसको दिया जाता है तो उसको क्या है, अच्छा लगता है। दोस्तों के साथ बच्चों को अच्छा लगता है, और वो समूह में बांट दीजिएगा तो उसमें क्या होता है, प्रतियोगिता की भावना आ जाती है। वो कहता है कि नहीं हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है, वक्र यानी ग्राफ क्या होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बेहतर होता है, स्थिर होता है, अवनत का अर्थ होता है कमना। इसमें देखिए ना, सीटेट में होता क्या है कि जो वर्ड दिया रहता है उसका अर्थ नहीं जानता है, इसलिए बच्चा जो है जानते हुए भी गलत करके चला आता है। इसमें क्या है कि अवनत होना माने घटना, और चौथा है समान रहता है। अब बताइए, शिक्षार्थी को हम पहले ही बता दिए हैं कि समूह में किसी भी चीज़ को की चर्चा अगर करते हैं, चर्चा के अवसर देते हैं तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। तब उनके सीखने का वक्र क्या होगा, बेहतर होगा। तब उनके सीखने का वक्र क्या होगा, बेहतर होगा। पहले जो था जैसे नहीं सीख पाता था उससे बेहतर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे है कि अब बताइए 11वां क्वेश्चन है, कहता है कि विकास की गति यानी मोशन ऑफ डेवलपमेंट, माने विकास की गति जो होती है, उसकी चाल जो होती है, स्पीड जो होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। ये बात सही है, सभी व्यक्ति में एक जैसा गति से विकास नहीं होता है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। कौन सा नमूना है, इस देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एड़ी से चोटी तक, दूसरा है अव्यवस्थित है, तीसरा है अप्रत्याशित है। तो देखिए, विकास जब भी होता है क्रमबद्ध होता है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है व्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। आगे देखिए, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। कहता है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। हम पहले ही बता दिए हैं, विकास जो है गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, जन्म के पूर्व से ही प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलने लगती है। और विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है बहुआयामी होते हैं। तो ये सब विकास के संदर्भ में हम आपको बता दिए हैं। अब आप खुद जो है इसका सही उत्तर चुन लेंगे। आगे है, इसमें ऑप्शन है पहला कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है। ये बात जन्म से साथ नहीं प्रारंभ होता, जन्म के पूर्व से ही प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ऐसी बात नहीं है। विकास जन्म के पहले शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलते रहता है, और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। हम सोए हुए रहते हैं फिर भी हमारे विकास होते रहता है। तो यह गलत ऑप्शन है। आगे है दूसरा ऑप्शन है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ये हो सकता है, आगे भी देख लेते हैं। आगे कहता है विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। ऐसी बात नहीं है, हम पहले ही बता दिए हैं कि विकास बहुआयामी होता है, एकल आयामी नहीं होता है। बहुआयामी अगर होता तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह
करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो देखिएगा, आप गांव घर में भी सुनिएगा कि जैसा वातावरण होता है वैसे बच्चे का विकास होता है। तो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं वातावरण के पर। आप जब ठंडे प्रदेश में जाइएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा श्यामला है तो गोरे हो जाइएगा, समझ रहे हैं। तो उसमें भी बात किसका प्रभाव है, वातावरण का प्रभाव है। और कुछ प्रभाव जो होते हैं अनुवांशिक होते हैं, जो माता पिता से हमको मिलता है, उपहार के रूप में मिलता है। यानी बीमारी भी हमें क्या है, अनुवांशिक होते हैं। माता पिता से पेरेंट्स में जो गुण आता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक गुण भी कहते हैं। जन्मजात होते हैं, वे जन्म से ही होने लगते हैं, चाहे उसके पेरेंट्स जैसे होते हैं वैसा ही गुण होने लगता है। तो वातावरण के प्रभाव से भी हमारे अंदर गुण आता है, और क्या है, कुछ जो होता है पेरेंट्स से मिलते हैं। तो इसमें कह रहा है ऑप्शन क्या, कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो इसका ऑप्शन है पहला कि वातावरण के प्रभाव के कारण, हाँ ये हो सकता है। दूसरा है जन्मजात विशेषताओं के कारण। तीसरा है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। और चौथा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अब आते हैं, अब समाजीकरण के बारे में हम बताते हैं। तो समाजीकरण का मतलब होता है कि वह गुण जो जिसके कारण बच्चे जो है समाज में घुल मिल जाते हैं, सामाजिक गुणों को अपना लेते हैं, समाज में जो है एक दूसरे से सहयोग की भावना उत्पन्न करने लगते हैं। तो ऐसे गुण को हम समाजीकरण कहते हैं। और समाजीकरण की प्रथम पाठशाला परिवार होती है और आस पड़ोस होते हैं। और बच्चे जो है, ऐसे भी प्राथमिक पाठशाला जो है परिवार को कहा गया है। और परिवार में ही जो है बच्चे जो है सीखते हैं, बढ़ते हैं, पलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और परिवार, और पहले तो आस पड़ोस, और पहले तो परिवार उसके बाद आस पड़ोस होता है। तो यह क्या होता है, प्राथमिक जो है पाठशाला कहा जाता है परिवार को। तो यह तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो इसमें कहता है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार की डैश भूमिका निभाता है। परिवार जो है डैश भूमिका निभाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन का रहा है कम महत्वपूर्ण है, रोमांचकारी है। तीसरा है मुख्य भूमिका है। और चौथा है कि गौण है। तो इसका क्या होगा, हम पहले ही बता दिए कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका मुख्य भूमिका होगा कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार की मुख्य भूमिका होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, अब बताइए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो होता है संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा होता है अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना, खेल होने लगता है। और उसके बाद है शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग और अनुगमन करने लगता है। यह पियाजे के 4 अवस्था दिया गया है। संवेदी ग्रामक अवस्था होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, उसके बाद होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और लास्ट में औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। तो इसमें बच्चे जो होता है वर्गीकरण करना जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करना शुरू कर देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य बन जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। अब आगे कहता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है 16वां, कि देखिए इसमें कहता है कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो अहम केंद्रित भी नहीं होगा और प्रतीकात्मक भी नहीं होगा, विपर्यन चिंतन भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा कार्य कारण। वह कार्य करना सीख गई है, कार्य के कारण को जान गई है कि किसी कार्य को, जो उसको मालूम है कि धूप में कपड़े को रखेंगे तो धूप जो है सुखाने का काम करती है। तो वह क्या है, कार्य को समझ गई है, तो कार्य के कारण को वह जान गई है। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कार्य कारण। अब आते हैं पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है। वयस्कों से डैश में, हाँ, तो इसमें कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है। तो उसका प्रकार से में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब है
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। दूसरा है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना। भाषण देंगे, छोटा छोटा बच्चा उसको भाषण देंगे तो उससे क्या होगा उसको। तीसरा है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। अब प्रश्न पूछबे नहीं करेंगे, उसका स्पष्टीकरण हम क्या करेंगे। चौथा है कि मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसमें सही और सटीक होगा ऑप्शन नंबर 1 कि अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थिति जब होता है तो प्रश्न पूछना। जब वह बच्चा कुछ समझ नहीं रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, संकेत से भी, इशारा से भी उसको समझाने का प्रयास करते हैं, और उससे भी नहीं होता है तो हम उसको प्रश्न करके दूसरा उदाहरण देकर हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे जो है मन सीख जाते हैं और बच्चे को आधारभूत सहायता मिल सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है यह, और इसमें जो है वाइगोत्स्की के बारे में कहा गया है। तो वाइगोत्स्की जो थे वह समाज पर बल दिए थे, और सामाजिकरण वाला जहाँ भी ऑप्शन आएगा और वह जो है सही आंसर होगा। अब इसमें कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं पुनर्बलन प्रदान करके। पहले भी हम कह दिए कि नेगेटिव है, बल नहीं प्रदान कर सकते हैं, उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। परिपक्व होने पर तो बच्चा थोड़ी परिपक्व शुरू में परिपक्व थोड़ी हो जाता है, वह सीखेगा तब ना परिपक्व। तीसरा है अनुकरण से, और चौथा है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया कर। समाज में ना बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वयस्क रहते हैं, और अपने हमजोली में रहता है, अपने उम्र के रहता है, उसके साथ परस्पर गुण मिल जाते हैं। तो ये सामाजिक के कारण ना है या, तो ये क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। अब बताइए कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं क्या। पहला है संज्ञानात्मक विकास के चरण, दूसरा है शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, चौथा है नैतिक विकास के चरण। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नैतिक विकास के चरण। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आपको हम बताए हैं, फिर भी देख लीजिए। पहला ऑप्शन है इसका, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। अब बताइए, हम बार बार करते हैं प्रत्यास्मन करना, रटना, याद करना, ये निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये तो होगा नहीं। आगे आते हैं, एक कक्षा इसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन। अब बताइए, सीखने का एकमात्र साधन पाठ्य पुस्तक है। पर्यावरण से तो लोग सीखता है, परिवार से भी तो लोग सीखता है, आस पड़ोस से भी तो सीखता है। तो इसमें एकमात्र है, मैं जोर दे रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक ही संसाधन होता है, ऐसी बात नहीं है। उसके पेरेंट्स भी संसाधन होते हैं, उसके क्या है आस पड़ोस के लोग भी संसाधित होते हैं, प्रकृति से भी सीख सकते हैं, वो शिक्षक से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं। तो एकमात्र कहाँ से आ गया कि पाठ्य पुस्तक ही संसाधन होता है, यह गलत बात है। तो यह आंसर भी गलत होगा। आगे है तीसरा है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं, समूह में तो बैठ सकते हैं, और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में आ जा रही है। अब आगे भी देख लेते हैं। चौथा कह रहा है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से, कहीं ना कि दंड शब्द जो आएगा वह निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे को डांटना नहीं है, उसे दंडित नहीं करना है, बच्चे को जो है केंद्र बिंदु मानकर उसका मार्गदर्शन करना है, उसकी समस्या का समाधान करता बनना है, उस सुगम करता बनना है, न कि उसे दंड देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। अब आगे आते हैं, बुद्धि के बारे में है। बुद्धि क्या होता है तो सुन लीजिए। बुद्धि जो होता है ऐसा विशिष्ट योग्यता है, ऐसी बात नहीं कि विशिष्ट योग्यता यह नहीं है, लेकिन विशिष्ट योग्यता जैसे गांव घर में एक फिजिशियन होता है और एक सर्जन होता है। फिजिशियन जो होता है हर बीमारी का इलाज करता है, और सर्जन जो होगा एक की जो है बीमारी का कोई इलाज करेगा, चाहे स्पेशलिस्ट होता है, चाहे नाक का हो, कान का हो, आँख का हो, स्पेशलिस्ट होता है। तो उसमें सिर्फ एक ही योग्यता ही विशिष्ट होता है, खास होता है, और सब नहीं होता। लेकिन बुद्धि के विषय में कहा है, अभी बताइए, आप जो है एक ही क्षेत्र में दिमाग लगा सकते हैं, आप कई क्षेत्रों में दिमाग लगा सकते हैं। तो बुद्धि जो होता है अकेला नहीं होता है, और जातीय विचार नहीं होता है। बुद्धि जो होता है ज्ञान का एक समुच्चय होता है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है, माने उसके बाद क्या होता है, क्षमताओं का समुच्चय होता है, क्षमता। अब बताइए, सामर्थ्य देखकर बहुत समझ में नहीं करता कि सामर्थ्य का अर्थ क्या होता है। सामर्थ्य का अर्थ होता है क्षमता, सामर्थ्य का अर्थ होता है पावर, सामर्थ्य का अर्थ होता है एनर्जी। तो इस सब अर्थों में आता है। तो और इसका मीनिंग जब तक नहीं जानिएगा तब तक आप सही
आंसर नहीं लगा कर आ सकते हैं। तो बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, जो पहला ऑप्शन ही इसका उत्तर होगा कि समस्याओं का सामर्थ्यों का समुच्चय है। आगे आते हैं, तीसरा है कि भाषा के विषय में कहा गया है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल जो होता है ना, बड़ा कठिन होता है। कठिन जो होता है उसको संवेदनशील कहते हैं। और संवेदनशील में अति संवेदनशील होता है। जैसे कि गांव घर में देखते हैं, बूथ जब होता है तो कहता है कि जो वो बूथ जो है ना, बड़ा संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, बड़ा खतरनाक है, वहाँ मार दंगा होने की संभावना होती है। तो इसलिए बच्चे को पालना आम बात नहीं है। इसलिए कहता है कि भाषा का विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल जो होता है अति संवेदनशील होता है, वह कठिन होता है और वह आसानी से सीख भी सकता है। उसका सही मार्गदर्शन अगर मिल जाए तो वह क्या है, महान से भी महान बन सकता है। अगर गाइडलाइन गलत मिला तो वह भटक सकता है। इसीलिए उसको कहा गया है कि अति संवेदनशील होता है। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल डैश का काल है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अति संवेदनशील। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। कहता है कि एक सहशिक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो यह तो भाई रूढ़िवादी विचारधारा है। लड़का लड़की दोनों समान होता है, दोनों के पास समान ज्ञान होता है, दोनों के पास जो है ग्रहण करने की क्षमता भी होती है, दोनों ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसके साथ तो भेदभाव किया जा रहा है। क्या है, यह रूढ़िगत धारणा है। तो सशिक्षा कक्षा में माने सशिक्षा माने होता है एक साथ लड़का और लड़की दोनों हैं। तो उसमें सर जी कहते हैं कि लड़कों से कहते हैं कि लड़का है तो लड़के की तरह रहो, लड़की की तरह मत वैसा व्यवहार करो। तो यह क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है 3 होगा कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। आगे है, अब है आकलन के बारे में कह रहा है। आकलन किसी के विषय में अनुमान लगाना, उसका मूल्यांकन करना। तो इसमें कह रहा है कि आकलन क्या होता है। अब पहला ऑप्शन है कि बच्चे को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति। ऐसा थोड़ी है कि उसका सिर्फ नाम के लिए ही आकलन करेंगे। ऐसा करना रहता तो जिसके पास कुछ नहीं है, वह धनी बाप का बेटा है, तो उसको हम लेबल लगा देते कि नहीं वही तेज है। ऐसा नहीं होता है। उसको लेबल के लिए, नाम देने के लिए आकलन सही नहीं है। दूसरा है कि बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, ये हो सकता है। आगे तीसरा भी पढ़ लेते हैं। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को, कहने कि तनाव तो लाना नहीं है और दबाव में आकर हम आकलन नहीं कर सकते हैं। चौथा कह रहा है कि सीखने में सुधार का एक प्रतीक है। सुधार का ऑप्शन है, लेकिन सीखने का प्रतीक तो ऐसा नहीं है कि जो प्रतीक ही सिर्फ है। या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, कंपटीशन की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, तब जो है बच्चे का सही आकलन हम कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इसमें कहा रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का अच्छा वर्णन करता है। समावेशन का अर्थ होता है उसे समाहित कर लेना, शामिल कर लेना। पहला है कि यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि जब उसकी योग्यता है तो उसको अलग कर देंगे, एक ही कक्षा में उसको हम शामिल करेंगे या पढ़ाएंगे। दूसरा है कि यह एक विश्वास है कि बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ऐसा थोड़ी है कि बच्चे कुछ सिखाएंगे तो वह नहीं सीखेंगे, कुछ देर के बाद ही सीखे, लेकिन सीख सकता है, बच्चे सीख सकता है। तीसरा है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा करने का अधिकार है। यह तो है कि हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि सबको समानता का अधिकार है। एक नियमित विद्यालय में वह क्या है, सीख सकता है। समावेशी कक्षा का यही रूल ही है कि नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा करने का अधिकार है। चौथा यह दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार होते हैं। ऐसा थोड़ी होते हैं कि ईश्वर के उपहार है, ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आगे है क्वेश्चन नंबर 27 कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, गलत ऑप्शन है। उसके बाद है उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करना चाहिए कि किस कारण से वह वंचित है।
तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बच्चे के पिछड़ने का, चाहे वंचित होने का आखिर कारण क्या है। तो जब तक उसकी चर्चा हम अपने विद्यालय में, अपनी कक्षा में नहीं करेंगे तो उस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा और बच्चे वंचित ही रह जाएंगे। और उसे आगे बढ़ाना है तो उनके विषय में हमको जानकारी जुटाना होगा, उनका फीडबैक लेना होगा और तब उन्हें कक्षा में चर्चा करना होगा, तभी जो है उसको उच्च शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब इस सेशन का तीसरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 3 को क्वेश्चन और है, 28वां है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। अधिगम निर्योग्यता का अर्थ होता है कि सीखने में रुचि का ना होना, रुचि नहीं होना। देखते हैं बच्चे को जब पढ़ने का मन नहीं होता है तो उसका तुरंत मूड बदलता रहता है। कभी पेट दर्द का बहाना हो जाता है, चाहे होमवर्क पूरा नहीं हुआ है तो उसको डर रहता है, शिक्षक का डर रहता है। तो इस तरह से उसका मूड जो है बदलते रहता है। कभी कहेगा कि विद्यालय बंद है या कुछ होता है, क्या ना कि उसका मनोभाव जल्दी जल्दी बदलता रहता है। तो इसमें प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है। अधिगम निर्योग्यता माने सीखने में अरुचि को प्रकट करता है। तो पहला ऑप्शन है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग। दूसरा है अपमानजनक व्यवहार। तीसरा है बी को डी, वाज को 100 और 21 को 12 लिखना। ये तो उल्टा वाला बात हो गया। चौथा कहता है कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो इसका राइट आंसर होगा पहला कि मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, माने मूड स्विंग्स करना। आगे है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, माने उसको दिखाई तो देता है लेकिन कम दिखाई देता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ऐसी बात थोड़ी है कि कम दिखाई दे रहा है तो उसको शिक्षा नहीं देंगे, हम शिक्षा देंगे उसको भी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, ऐसी बात भी नहीं है। उसे विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अब बताइए, नियमित विद्यालय देख के लोग राइट आंसर पहला लगाएंगे, लेकिन इसमें कहता है विशेष प्रावधान नहीं करना है। लेकिन इसमें चौथा में कह रहा है कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, क्योंकि वह बच्चा अंधा नहीं है, उसको दिखाई कम देता है। इसलिए कहा गया है कि विशेष प्रावधान करके, विशेष व्यवस्था के साथ उसे नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। आगे इस सेशन का लास्ट और तीसरा जो है, लास्ट है इसका कि सीखना क्या होता है। सीखना जो है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। तीसरा है सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र होता है। चौथा है सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखने वालों के संवेगों से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो सही बात है, सीखना जो होता है सीखने वालों के संवेग से प्रभावित होता है। यदि हम लाख सिखा रहे हैं उसको, यदि उसको सीखने में रुचि नहीं है, वो अनिच्छा प्रकट कर रहा है, तो हम कितना भी प्रयास कर लें वह सीख नहीं पाएगा। इसलिए कहा गया है सीखना सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा और हम आपको कुछ जानकारी दे पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।